सभी स्टूडेंट रेडी है पढ़ने के लिए। आपकी लाइव क्लास चालू हो चुकी है। इसमें हमने अपनी पहले की क्लास में डी ब्लॉक जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें हमने डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और आप सब जानते हो कि एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां होती है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट होती है। सभी बच्चे जो लेट आए उन सभी को गुड इवनिंग। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। काफ़ी पढ़ना है अभी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए। हाँ बेटा, बार बार आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे आपके सहपाठी जितने भी हैं वो देख सके, इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा एफ ब्लॉक। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व। सबसे पहले हम बात करें, क्या लिखा मैंने, एफ ब्लॉक के तत्व। सीधी सी परिभाषा की कभी क्वेश्चन आ जाए कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, एफ ब्लॉक में। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँ, वो गौर से करना कि जब भी हम डी ब्लॉक लिखते हैं तो डी ब्लॉक का होता है जो बाहरी कोश होता है उससे एक अंदर वाला डी ब्लॉक होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो अगर आपने लिखा NS तो डी ब्लॉक में लिखोगे N-1D। इसका मतलब क्या था कि अगर N का मान 4S है तो ये एक उससे कम होगा 3D। या आपने पढ़ा हो तो अगर आपने इसको 5S लिखोगे तो ये एक कम 4D होगा। उसी प्रकार एफ ब्लॉक 2 अंदर वाला होता है कि जैसे अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं NS N-1D और ये उसके भी एक अंदर N-2F होता है। बाहरी कोश से कितना अंदर, 2 होता है। और आपको पता है जो एफ ब्लॉक है वो 4F से स्टार्ट होता है, तो ये 5D होगा और ये आपका 6S होगा। चलो इसके बारे में मैं डिटेल से भी बताऊंगा। शुरुआत हमने ऐसे ही कर ली है, तो इसको मिटाते हैं फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि एफ ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो बाहरी कोश से 2 अंदर की तरफ होगा। तो एक सिंपल सी बात ऐसा बोलते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षक में प्रवेश करता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षक में प्रवेश करता है उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद आप लोगों को मैंने लिखाया था डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका, डी ब्लॉक का। अब हम बात किसकी करेंगे, एफ ब्लॉक की। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बड़ा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो देखो याद क्या है, N-2F 1 से 14, फिर N-1D। अब D में बेटा 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और NS इसमें सदैव 2 रहेगा। जैसे डी ब्लॉक में कन्फ्यूजन होता था कि अपने एस में 1 होगा या 2 होगा। एफ ब्लॉक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यह होगा कि इस डी के अंदर 0 होगा
या 1 होगा। और यहाँ तो आपको सिंपल सी बात है, तो ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एफ ब्लॉक का, किसका, एफ ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, n-2f 1 से 14, n-1d 0 या 1, ऑब्लिक लगा दिया। इसको आप जैसे लिखना चाहो 0 या 1 और ns कितने 2। अब यहाँ से एक पॉइंट हम और लिख लेते हैं, इसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आएंगे कि प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में इनको का मतलब ए ब्लॉक को, प्रारंभ में इनको दुर्लभ खनिज, प्रारंभ में ए ब्लॉक की बात करें तो ए ब्लॉक में क्या कहते थे, ए ब्लॉक को मतलब प्रारंभ में इनको दुर्लभ खनिजों से, और मूलतः बात करें तो मर्दा से, प्रारंभ में इनको दुर्लभ खनिजों से मूलतः मर्दा से प्राप्त किया जाता था। मतलब देखा जाए तो प्रारंभ में ये बहुत मुश्किल से मिट्टी के अंदर खनिजों में प्राप्त होते थे, इस कारण से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इन्हें दुर्लभ मर्दा तत्व कहते हैं बोल सकते हो कि प्रारंभ में इनको दुर्लभ खनिजों से मर्दा से प्राप्त किया जाता था, इस कारण से, और मर्दा में भी ये ऑक्साइड के रूप में होते थे, इस कारण से इसको क्या नाम दे दिया, दुर्लभ मर्दा तत्व, दुर्लभ मर्दा तत्व। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आपको याद रखना ए ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक के तत्व की जब हम बात करें, ए ब्लॉक के तत्व की बात करें तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, n-2f कक्षक में होता है। दूसरा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है जो आपको 2-3 बार रिपीट करने पे याद हो गया होगा, n-2f 1 से 14, n-1d 0 या 1, ns2। और विशेष बात क्वेश्चन आ जाए कि दुर्लभ मर्दा तत्व, दुर्लभ मर्दा तत्व कौन से ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, ए ब्लॉक को। दुर्लभ मर्दा तत्व है वो कौन से ब्लॉक को कहा जाता है, एफ ब्लॉक को कहा जाता है। एक बात हो, जैसे अगर आप बात करें कि डी ब्लॉक के तत्वों को आपने नाम दिया था संक्रमण तत्व, याद होगा आपको, डी ब्लॉक के तत्वों को हमने क्या नाम दिया था, संक्रमण तत्व। उसी प्रकार एफ ब्लॉक के, किसको, ए ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका एग्जाम के हिसाब से कि एफ ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कह सकते हैं, अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व। तो इसके बारे में तो चलो मैं दिखाऊंगा, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। और साथ में अगर आपने नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, स्पीड इतनी स्लो होती है कि आप इसको लिखते हुए आसानी से नोट कर सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट हो गया सबका, सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ से और तो बातें याद रहे ना रहे, इतना याद होना चाहिए कि दुर्लभ मर्दा तत्व किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मर्दा तत्व क्यों कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे क्वेश्चन आ जाए कभी कभार, तो हम बात कर लेते हैं कि, चलो मैं क्वेश्चन के रूप में लिखा देता हूँ आपको कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व, ए ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व क्यों
कहते हैं। तो अब इसका आंसर लिखें तो पहली लाइन तो आप ये लिख दोगे कि ए ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि अब एक बार सुन लेना, अंतर या आंतरिक, आंतरिक का मतलब एक अंदर। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर गौर करोगे तो समझना, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये नाभिक, ये इसके बाहरी ओर कोष। तो सपोज करते हैं अगर ये कोष NS है तो इसके अंदर क्या आएगा N-1D और उसके अंदर क्या आएगा N-2F। इसका मतलब देखा जाए तो F ब्लॉक के तत्व है वो D ब्लॉक के तत्व से भी अंदर की तरफ है, इस कारण से क्या नाम दे दिया, अंतर संक्रमण तत्व। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन अगर समझना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबने, मैंने आपको प्रथम वो संक्रमण श्रेणी लिखाई थी और आपने लिखा था, याद हो तो समझा दो, यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा आंसर लिखेंगे, तृतीय संक्रमण श्रेणी, या जिसको आपने नाम दिया था 5D श्रेणी, 5D श्रेणी। और आपने ये लिखा था 57 पे लेंथेनियम आता है और फिर 72 पे हैफनियम आता है। अब बेटा आप गौर करो, इन दोनों के बीच में क्या होता है, 58 से 71 होता है। 58 पे आता है आपका सीरियम, 71 पे आता है लुटेशियम। तो ये तो ए ब्लॉक की श्रेणी है। तो संक्रमण तत्वों के मध्य में से इनको अलग किया गया है, संक्रमण तत्वों के बीच में से इसको अलग किया गया है, इस कारण से क्या नाम दे दिया, अंतर संक्रमण श्रेणी। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लिखे हम वैसे इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसको आंसर कैसे लिखना वो मैं लिख देता हूँ साथ में, जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लिखते क्योंकि, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट N-2F कक्षक, क्या लिखा है, क्योंकि N-2F कक्षक संक्रमण तत्वों, क्या लिखा है, F-2F कक्षक संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्वों के डी कक्षक से पहले, पहले का मतलब अंदर, कक्षक से पहले कंफ्यूजन से अंदर उपस्थित होते। बात समझ में आ गई कि N-2F कक्षक संक्रमण तत्वों के डी कक्षक से अंदर उपस्थित होते हैं। और दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो इनको संक्रमण तत्वों के मध्य में से अलग किया गया है, इनको संक्रमण तत्वों के मध्य से अलग किया गया है, इनको संक्रमण तत्वों के मध्य से अलग किया गया है। तो क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें ए ब्लॉक के लिए। ए ब्लॉक में क्या क्या हमें पढ़ना है हम उसकी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से सभी। अब देखो आगे बात करें, यहाँ से एक थोड़ा सा चार्ट बना रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, एफ ब्लॉक की। क्या लिखा है, ए ब्लॉक। अब आप सब जानते हो कि इस ए ब्लॉक की दो श्रेणियाँ होती हैं। कितनी श्रेणी होती है, दो श्रेणी होती है। पहले वाली श्रेणी को हम बोलते हैं लेंथेनोइड श्रेणी, लेंथेनोइड श्रेणी, या इसी श्रेणी को हम बोल सकते हैं 4F श्रेणी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए ब्लॉक की श्रेणी को, ए ब्लॉक में दो श्रेणियाँ होंगी। पहले को नाम दिया लेंथेनोइड श्रेणी या 4F श्रेणी, और दूसरे को नाम दे दिया एक्टिनोइड श्रेणी। एक्टिनोइड श्रेणी, या इसको मैंने नाम दे दिया
5F श्रेणी। क्या नाम दे दिया? 5F श्रेणी। फिर से रिपीट है, ऐसे याद करना। ए ब्लॉक में 2 श्रेणियाँ होगी, एक तो लेंथेनॉइड श्रेणी, लेंथेनॉइड श्रेणी, और एक होगी एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं? 4F श्रेणी, और एक्टिनॉइड श्रेणी होती है उसको बोलते हैं 5F श्रेणी। अब एक बात हो, लेंथेनॉइड श्रेणी लेंथेनम के बाद शुरू होता है, इस कारण से इसको क्या नाम दिया गया था? जो 4F श्रेणी है वो लेंथेनम के बाद शुरू होती है। तो क्वेश्चन आ जाएगी कि इसको नाम क्यों दिया? तो यहाँ से याद कर लेना कि लेंथेनॉइड श्रेणी होती है वो लेंथेनम के बाद शुरू होती है। पॉइंट समझ सकते हो? लेंथेनॉइड श्रेणी लेंथेनम के बाद शुरू होती है, और एक्टिनॉइड श्रेणी होती है वो एक्टिनियम के बाद शुरू होती है। क्लियर हो गई आपकी बात? अब यहाँ से और लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं, लेंथेनम के बाद है, लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों को Ln, लेंथेनॉइड श्रेणी को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? Ln के द्वारा। और जो एक्टिनॉइड श्रेणी है इस एक्टिनॉइड श्रेणी को An के द्वारा। अगर कहीं पर L और N लिखा है इसका मतलब वो कौन सी श्रेणी के लिए है? लेंथेनॉइड श्रेणी के लिए है। और एक्टिनॉइड श्रेणी अगर एक्टिनॉइड श्रेणी है तो वो किसके लिए लिखा गया आपका? तो जो एक्टिनॉइड श्रेणी है वो किसके लिए लिखा गया है? 5F इनके लिए। अब यहाँ से एक चीज़ और, अब ये कहाँ से कहाँ तक है तो ये समझ लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेंथेनॉइड श्रेणी है वो परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक। लेंथेनॉइड श्रेणी है वो परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से 71 ल्यूटेशियम तक होता है। और जो एक्टिनॉइड श्रेणी होती है, एक्टिनॉइड जो श्रेणी होती है वो परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से परमाणु क्रमांक 103 लोरेंशियम तक। परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से परमाणु क्रमांक 103 लोरेंशियम तक होती है। अब एक विशेष बात और, ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। इस कारण से जब भी हम लेंथेनॉइड श्रेणी की बात करेंगे तो हम साथ में लेंथेनम का अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि लेंथेनम के गुण इसके समान होते हैं। जब हम एक्टिनॉइड श्रेणी की बात करेंगे तो एक्टिनियम का अध्ययन भी इसके साथ करेंगे, क्योंकि इनके गुण समान होते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए कि लेंथेनॉइड श्रेणी या 4F श्रेणी कहाँ से? परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक होता है। एक्टिनॉइड श्रेणी है वो 90 थोरियम से 103 लोरेंशियम तक होती है। अब आगे यहाँ से एक विशेष बात याद करनी है आपको, जो मैं समझा दूँ कि जो आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी है वो आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में आएगी? 6ठे आवर्त में। और वर्ग कौन से वर्ग में? आप सब जानते हो कि F ब्लॉक को क्या किया गया है? पूरी आवर्त सारणी ऐसी बनाई गई है। तो पूरी आवर्त सारणी में से F ब्लॉक को नीचे 2 पट्टी के रूप में, लेकिन वो पट्टी अगर देखा जाए 2 पंक्ति के रूप में, वो F ब्लॉक के कौन से वर्ग में आएगी? कायदे से तीसरे में। तो ये याद कर लेना कि लेंथेनॉइड श्रेणी है वो आवर्त 6ठे आवर्त में, 6 नंबर आवर्त में, और वर्ग 3 होगा। वर्ग क्या होगा? 3। उसी प्रकार आपकी जो एक्टिनॉइड श्रेणी है वो आवर्त, एक आवर्त आगे हो जाएगी, तो कौन से आवर्त में? 7वें आवर्त में। और वर्ग तो वही रहेगा तीसरा। वर्ग कौन सा रहेगा? तीसरे वर्ग से। कौन से वर्ग से? तीसरे वर्ग से। तो एक इतनी सी छोटे से चार्ट के डायग्राम के माध्यम से F ब्लॉक क्या था उसकी हमने काफ़ी बातें लिख ली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं। इसके बाद तो इसको इजीली आप याद कर सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इस चैप्टर में बच्चा नहीं है, F ब्लॉक की एक आज की और एक कल की क्लास से आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। F ब्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? एक तो लेंथेनॉइड जो श्रेणी है उसके तत्वों के नाम
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि सिलेबस में दे रखा आपने, वो हमें एज इट इज़ याद करना है। और एक्टिनाइड श्रेणी वाले के तो केवल हमें उनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, बस इतना सा अपने काम है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ए ब्लॉक में लैंथेनाइड श्रेणी। तो इसके लिए हम यहाँ से समझ रहे हैं कि क्या लिखा है, लैंथेनॉइड श्रेणी। इस लैंथेनॉइड श्रेणी को ही हमने क्या नाम दिया था, 4F श्रेणी। लैंथेनॉइड श्रेणी, या इसको मैंने नाम दिया है 4F श्रेणी। अब सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए था कि ये श्रेणी हमने कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की थी। तो ये परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 लुटेशियम तक होता है। अब इन सब तत्वों के हम नाम लिखेंगे, इनका प्रतीक लिखेंगे, इनको क्रमवाइज याद करेंगे। अब कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि लैंथेनाइड श्रेणी है वो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। लैंथेनाइड श्रेणी लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। इस कारण से जब भी हम लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ेंगे तो हम साथ में परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम का भी अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि लैंथेनम के गुण भी इनके समान होते हैं। और एक जैसे मैंने प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में केवल आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाया था, क्योंकि अपने बुक में केवल उसी का था। उसी प्रकार एक्टिनॉइड और लैंथेनाइड श्रेणी के अंदर केवल आपके किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा मुख्यतः है, लैंथेनाइड श्रेणी का। और यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक भी महत्वपूर्ण है। तो पूरा हम एक साथ समझेंगे। इतना सा और याद करना कि लैंथेनाइड श्रेणी का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो तरीका याद क्या करना है। देखो, लैंथेनम से ले लेंगे, लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57। अब आपको पता होगा 57, इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, तो 54 नंबर 54 पर क्या आता है, जिनोन आता है। 54 पर जिनोन आता है। और फिर लिखने का तरीका क्या था, N-2F N-1D और NS। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो बेटा कि आपकी श्रेणी कौन सी है, 4F। अब देखो इधर, इसका मतलब क्या है, यहाँ जितना n का मान होगा उससे एक कम n-1 हो, वो d का मान होगा। और f के लिए उससे 2 कम होगा। तो अगर यहाँ पर 6s होगा तो यहाँ पर 5d होगा, तो यहाँ पर 4f होगा। तो यहाँ पर हमें याद करना कि जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट लिखेंगे तो इस तरीके आपको लैंथेनाइड श्रेणी का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमें क्रमवाइज ये याद होना चाहिए कि 4F 5D 6S। अब याद रखना कि S में तो सदैव कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। D में या तो 1 हो सकता है, 0 होगा या 1 होगा। F में 1 से 14। यह हो गया आपके लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तो मैंने आपको लिखाया था ए ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो तो ये याद कर सकते थे आप। लेकिन लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो याद क्या होना चाहिए, जिनोन 4F 1 से 14, 5D 0 या 1, 6S2। अब यहाँ पर जब लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का हम नाम लिखेंगे वो तो आप याद कर लोगे ट्रिक के साथ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो एक ही कन्फ्यूजन है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन क्या रहेगा कि इस 5D में D में 0 आएगा या 1 आएगा। तो इसके लिए मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। अब देखो, अब हम आगे बात करें तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसमें कोई इतनी विशेष बातें नहीं है, ये सब आपकी पहले लिखी हुई है। अब हम लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते, जिस पे अपना कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
अब देखो, सबसे पहले श्रेणी को याद करेंगे, तो श्रेणी को याद करने से पहले इसका एक तरीका हम उसकी बात कर लेते हैं। फिर से रिपीट कर दूँ, लेंथेनाइड श्रेणी का जब भी अध्ययन करेंगे तो साथ में किसका, लेंथेनम का भी अध्ययन करेंगे। अब लेंथेनाइड श्रेणी को याद करने का तरीका हम क्या बना रहे हैं वो लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं जो। तो आधी लाइन तो आपको इस क्रम में याद करनी थी, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। तो अपनी ये लाइन क्या बनी, पूरी लाइन आ गई है कि फिर से रिपीट कर दूँ, इसी के अकॉर्डिंग अपने को तत्व लिखने में इजी रहेगा। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाई, याद करने के लिए तरीका ये, तो ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। तो मैंने कहा कि जो लेंथेनाइड श्रेणी वो 58 से स्टार्ट होती है, लेकिन लेंथेनम को भी पढ़ लेंगे तो 57। तो यहाँ से हम याद करते हैं कि परमाणु क्रमांक 57, और परमाणु क्रमांक 57 पे आपका आता है लेंथेनम। परमाणु क्रमांक 57 पे क्या आएगा, लेंथेनम, और लेंथेनम का प्रतीक क्या होता है, La। परमाणु क्रमांक 58 पे हम लिखते हैं सीरियम, सीरियम को लिखेंगे Ce। परमाणु क्रमांक 59 प्रेजियोडीमियम, ये प्रेजियोडाइमियम बोल देते हैं या प्रेजियोडीमियम, जिसका प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रमोद, Pr। फिर 60 पे आपका नियोडीमियम या नियोडाइमियम भी बोल सकते हो, डी नंदू। देखो, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू। तो 57 पे लेंथेनम का La, 58 पे सीरियम का Ce, 59 पे प्रेजियोडीमियम या डाइमियम बोल देते, अच्छा उच्चारण हो जाए, नियोडाइमियम Nd। 61 पे प्रोमेथियम का Pm। 62 पे समेरियम का Sm। 63 पे यूरोपियम का Eu। 64 पे गैल्डोलेनियम का Gd। 65 पे टर्बियम का Tb। 66 पे डिस्प्रोसियम का Dy। 67 पे होल्मियम का Ho। 68 की बात करें तो बेटा 68 पे आता है अर्बियम या इसको इर्बियम बोल देते हैं, Ir। फिर 59 पे थूलियम का Tm। 70 पे इटवियम का Yb। और 71 पे होता आपका ल्यूटेशियम का Lu। 71 पे क्या होता है आपका ल्यूटेशियम को हम क्या ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा जान लें। 71 पे ल्यूटेशियम का Lu, नज़र नहीं आ रहा तो फिर से रिपीट कर दूँ, 71 पे ल्यूटेशियम का Lu। तो पहली बात तो हमें लेंथेनाइड श्रेणी 58 से 71 ल्यूटेशियम तक है,
वो हमें याद होनी चाहिए। याद होने का तरीका मैंने लिखा दिया था, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। तो अब जब हम इनका परमाणु क्रमांक, तो आप एक दो बार लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। अब आप इनका परमाणु क्रमांक तो लिख लिया, आराम से आपको याद रह जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा कि एक ध्यान रखना, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है तो चाहे टाइम लग जाए, लेकिन पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन गलत होता, सवाल गलत होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक 57 पे लेंथेनम का La, 58 पे सीरियम का Ce, 59 पे प्रेजियोडाइमियम या प्रेजियोडीमियम बोल देते Pr, 60 पे नियोडीमियम Nd, 61 पे प्रोमेथियम, 62 पे समेरियम Sm, 63 पे यूरोपियम Eu, 64 पे गैल्डोलिनियम Gd, 65 पे टर्बियम Tb, 66 पे डिस्प्रोसियम Dy, 67 पे होल्मियम Ho, 68 पे एबियम Ir, 59 पे थूलियम Tm, 70 पे इटबियम Yb और 71 पे लुटेशियम Lu। 71 पे क्या था आपका लुटेशियम का Lu। अब हम इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें याद क्या रखना है। पहली बात तो आपको 4 डिजिट में बता रहा हूँ, उसको याद करना है 57, 58, 64 और 71, 57, 58, 64 और 71। ये 4 डिजिट है, 4 जो मैंने लिखा है इनको विशेष माइंड में कैप्चर करना, बाकी की अपने कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखो मुझे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले मैंने एक ही बात अभी आपको समझाया था कि 57, 57 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, जीनोन आती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, जीनोन का Xe। अब आगे क्या याद करना है, जीनोन के बाद तरीका क्या था, 4F, 5D, 6S, ये होगा 4F, 5D, 6S। अब जो लेंथेनम है वो हम पढ़ते हैं ब्लॉक में भले ही साथ में, लेकिन है तो डी ब्लॉक का तत्व हमने पढ़ा था, तृतीय संक्रमण श्रेणी में आता है। तो देखो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57, 57। तो जीनोन का परमाणु क्रमांक 54, 54, 2, 56, 56, 1, 57। एफ का मतलब 0, क्योंकि ए ब्लॉक तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सीरियम से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो क्या लिखा, जीनोन 4F0, 5D1, 6S2। इसके बाद अगर हम बात करें, मुझे सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, किसका, सीरियम का। तो सीरियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सीरियम वही तरीका तो सेम क्या रहेगा, 4F, 5D, 6S। अब जब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो हमें माइंड में बात क्या क्लियर होनी वो सुन लो। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58, 58 होता है, जीनोन का 54। तो 54, 2, 56। अब देखना डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है यहाँ पे, यह 57। इसके बाद अब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा जाएगा, अब किस में आएगा, एफ में। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो 4F1, 5D1, 6S2। अब अगर हम बात करें किसकी, प्रेजियोडाइमियम या प्रेजियोडीमियम बोलते हैं, तो नॉर्मली याद करना प्रेजियोडाइमियम। अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो बात क्या याद करनी है वो सुन लेना, गलती कहाँ होगी। नॉर्मली जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 4F, 5D, 6S। परमाणु क्रमांक कितना, 59, 59। तो 54, 2, 56, 57, 58, 59। तो आप डी में कितना करोगे, 1, और 4F में कितना करोगे, 2। लेकिन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात सुन लो कान लगा के, कि जैसे ही
सीरियम तो ठीक था, लेकिन अब आगे वाले में जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाता है तो 4f की ऊर्जा इस 5d से कम हो जाती है। इस कारण से अब d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो d वाला भी किस में भरा जाएगा, 4f में। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के लिए कि सर हमें क्या याद रहे कि 5d में इलेक्ट्रॉन कब बढ़ना है और कब नहीं बढ़ना। तो याद कर लेना, ये जो मैंने इसीलिए लिखा है 57, 58, 64, 71, अगर ये तत्व आते हैं तो डी में आपको कितना इलेक्ट्रॉन करना है, एक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, माइंड में लॉक कर लेना दिमाग में कि बाहर नहीं निकल जाए। 57, 58, 64, 71, अगर ये शब्द आते हैं, संख्या आती है, उसका प्रतीक वाला तत्व आए, तो वहाँ तो डी में कितना करना है, एक। अन्यथा डी में 0 करके बाकी के इलेक्ट्रॉन किस में भर दोगे, एफ में। हाँ, यहाँ कोई गलती नहीं है। एस जो 6s है इसमें तो सदैव कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना डी में कन्फ्यूजन होता है कि डी में 0 होगा या 1। तो इन चारों में से कोई आ गया, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड के लिए अलग है, वो अलग बताऊंगा। लेंथेनाइड के लिए याद करना कि अगर इन चारों में से कोई आ गया तो डी में कितना करोगे, 1। बाकी डी में 0 करके जो बच जाए वो कहाँ लिख दोगे, एफ में। तो अब सीधी सी बात है कि ये संख्या अलग आ गई तो डी में मुझे कितना लिखना है, यहाँ 0। तो अब देखो 54, 2, 56, कितने बच गए, तो यहाँ कितने आ जाएगा, 3। अब आगे सेम क्रम ये चलता रहेगा आपका इसमें 4f, 5d, 6s, 60 है तो 54, 2, 56, कितने बच गए, 4। तो f में कितने आ गए, 4 आ गए। यहाँ पर कर लेते हैं अब 4f, 5d, 6s, तो इसमें 2, इसमें 0, इसमें कितने हो जाएंगे, देखो 61 है। परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 61 है। तो परमाणु क्रमांक 61 का मतलब 54, 2, 56, 5 बच गए तो इसमें 5 आ जाएगा। यहाँ पर जिनोन 4f, 5d, 6s, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 6। जिनोन 4f, 5d, 6s, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 7। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं क्रमवार से। अब एक चीज़ और, आप सबको पता है कि एफ ब्लॉक में कुल तत्व होते 14। तो अगर आपसे मैं ये पूछा जाऊं कि एफ के अंदर कुल कक्षक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब अगर इन 7 में आपने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1, तो ये अर्धपूरित हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जैसे 4f7 आ गया तो ये अर्धपूरित हो गया। अब अगर आप गैल्डोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो गौर करना कितना आ गया, 64। समझते, जिनोन 4f, 5d और 6s। नॉर्मली क्या करते हैं आप, इसमें 2 करते और इसमें 8 कर देते, क्योंकि ये तो था 54, 2, 56, 56, 8, 64। लेकिन हमें पता, देखो यहाँ एक कंडीशन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो इसमें 7 ही आएगा, और 7 आएगा तो ये अर्धपूरित वाली अवस्था रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ 7 था, अब इसके पास 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये चाहेगा कि मेरे पास 8वां इलेक्ट्रॉन नहीं आए, एक इलेक्ट्रॉन अगले के पास ही चला जाए। तो याद कर लेना गैल्डोलिनियम। अच्छा क्वेश्चन बनता है सीधा बोर्ड एग्जाम में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जा सकता है कि गैल्डोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो वैसे मैंने एक तरीका सीधा बता दिया कि 57, 58, 64 और 61, अगर ये आ जाए तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन कर दोगे, 1। अन्यथा बाकी सब इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ने, एफ में। तो सीधी बात है 64 नंबर था, और इसका होने का रीजन भी आप समझ गए, अर्धपूरित विन्यास। तो 54, 2, 56, 1, 57, 57, 7, 64। अब आगे जिनोन 4f, 5d, 6s। अब सीधी बात है कि
65 आ गया, यहाँ वाली संख्या में डिजिट नहीं है, तो सीधी बात है डी में कितना करना है 0, बाकी बच्चे वो सब किस में भरोगे, एफ में। 2 1, इसमें कितना करोगे, 1 करोगे 0, तो यहाँ पर हम करेंगे 0 और यहाँ कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। 4F 5D 6S, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 10। जीनोन 4F 5D 6S, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 11। अब तो आप भी समझ गए कैसे याद करना है। 4F 12 5D 6S2, जीनोन 4F 13 5। वैसे मैं तो डायरेक्ट बना रहा हूँ कि जल्दीबाजी में अपने ये कंप्लीट हो जाए, बाकी आपको सिस्टम वाइज तरीके से इसको कंप्लीट करना है। जीनोन 4F 14 5D 0 6S2, 6S2। आपको थोड़ा सा ये ऊपर वाला आपको है तो मैं कैमरे का एंगल थोड़ा नीचे कर रहा हूँ कि जिससे नीचे वाले का आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए ऊपर। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या आपको नज़र नहीं आएगी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने। अब अगर हम बात करें इसको, थोड़ा सा कैमरे को नीचे की तरफ झुका लेते हैं, जिससे आपको नीचे वाले तत्व है वो साफ साफ नज़र आ जाए। वापस सेट कर लेंगे। अब बिल्कुल इसका समझ में नज़र आ गया होगा। अब लुटेशियम, तो देखो बेटा यहाँ पर मुझे भी पता है कि नज़र नहीं आएगा, तो इस लुटेशियम का मैं इधर लिख रहा हूँ जैसे आप समझ जाओ। वही क्या लिखा है यहाँ पे, जीनोन, और यहाँ पर जीनोन के बाद वही 4F 5D 4F 5D 6S। तो लुटेशियम का परमाणु क्रमांक 71 होता है, तो 54 2 56। अब हमें पता है एफ में 14 भर दिए तो ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा नहीं आएगा, वो तो आना ही है। तो यहाँ से आप समझ गए। और सबसे कन्फ्यूजन मैंने कहा कि एफ ब्लॉक में पहली बात तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का कब लिख पाओगे, जब आपको ये क्रम याद हो। तो इसके लिए तो इस तरीके से ये जो लाइन लिखी है, जब तक हमें ये याद नहीं होगी तब तक हमें इसको लिख नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर हमें ये तत्व क्रम वाइज याद होगा, क्योंकि प्रश्न आएगा गैल्डोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो हमें ये याद नहीं कि गैल्डोलिनियम, या जैसे आपका ये पूछ लिया किसी का भी दे दिया इसमें ये इटबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो ये हम तभी लिख पाएंगे जब हमें इनका परमाणु क्रमांक याद हो। अब परमाणु क्रमांक याद होने के बाद कन्फ्यूजन अपना यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ का तरीका तो मैंने आपको सब बता दिया। करना क्या था कि आपको याद यही करना है कि एफ में और डी में कन्फ्यूजन होगा, तो सीधी बात है कि डी में, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 0 कब रहेगा और 1 कब आएगा। अगर ये चारों संख्या लिखी हुई आ जाए, इन चारों का परमाणु क्रमांक वाला कोई तत्व आ जाए, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन करना 1, अन्यथा डी में कितना कर देना 0। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक 57, लेंथ नाम आपको नज़र आ रहा है। अब एक बात और, मैंने जब आपको डी ब्लॉक प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट बात करें, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, कि डी ब्लॉक, ए ब्लॉक की बात नहीं कर रहा मैं, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। डी ब्लॉक का सामान्य ऑक्सीकरण अंक कितना था, +2। मैंने कहा कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन सब का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, सामान्यतः +2। अब प्रश्न किसके लिए आ जाए आपके लिए, एफ ब्लॉक, चाहे लेंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, चाहे लेंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +3। तो रट लेना, माइंड में फिट कर लेना कि एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +3। बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना कि बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं है अलग से, कि एफ ब्लॉक या लेंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 होता है। कितना होता है, +3। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा,
+3 तो एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि कौन से लेंथेनाइड श्रेणी में कौन से ऐसे तत्व है जिनका +2 होता है या +4 होता है। बड़ा 2-3 तत्व ज़्यादा नहीं है। तो याद क्या करना था कि नॉर्मली इन सब का ऑक्सीकरण कितना होता है, +3। चाहे तो मैं यह लिख दूँ, सब के लिए आप लिख दो कि सब का +3 होता है। सब का कितना होता है, +3 होता है। लेकिन अपने को समझना क्या है कि 3 के अलावा ज़्यादा या कम किसका होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि कुछ बातें हैं। तो ये 57-58 वाला तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बीच बीच में मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसी से अपने को 2-3 क्वेश्चन समझना है कि आपने यहाँ बात की है एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, +3। सामान्य ऑक्सीकरण अंक है, एफ ब्लॉक का सामान्य ऑक्सीकरण अंक +3 होता है। अब जिसमें हमने लेंथेनॉइड श्रेणी या जिसको आपने नाम दिया 4F श्रेणी की बात करें, तो इनका भी सामान्य ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +3। लेकिन ये +3 के अलावा +2 भी दर्शाता है और +3 के अलावा +4 भी। अब हमें ये याद करना है कि कौन कौन से तत्व, +3 तो होगा, +3 के अलावा कौन कौन से तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हो, इससे सब क्लियर है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे। यहाँ पर आप देखो लेंथेनम तो +3 है ही है। ये क्या लिखा हुआ, सीरियम। सीरियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देखो 2, 1, 3 और 1, तो सीधी बात है 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, तो इसके भी 4F में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। और साफ समझ में आ रहा है कि बाहरी कोश में 4 ही है। तो यहाँ से माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि सीरियम +3 के अलावा और क्या दर्शाएगा, +4। उधर नहीं जाने तो बड़े लिख लेते हैं कि सीरियम +3 के अलावा, सीरियम +3 के अलावा क्या दर्शाएगा, +4। अब आगे आओ, देखो यहाँ गौर से, यहाँ देखो बेटा, ये तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7, एस में कितने, 2। तो बेटा एस के 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन हमें पता है 4F में 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये क्या हो गया, अर्धपूरित। तो इसका मतलब केवल इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, 7 नहीं निकल सकते। और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, इसका मतलब ये कितना ऑक्सीकरण अंक दर्शाएगा, +2। अब ये कौन सा तत्व है आपका, यूरोपियम। तो देखो बेटे यहाँ पे सीरियम क्या दर्शा रहा है, +4। तो +4 जहाँ लिखा है वहाँ मैंने नीचे लिख दिया सीरियम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सब के सब तत्व +3 तो दर्शाएंगे, तो +3 की तो कोई बात ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो सीरियम क्या दर्शाएगा, +4। और यहाँ पर अगर आपने यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर से समझाओ, किसका, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर से समझाओ, तो ये भी क्या दर्शाएगा, +2 दर्शाएगा, +2। तो +2 की हम बात करें, +2 की बात करें तो यूरोपियम भी कितना दर्शाएगा, +2। अब इसके नीचे आओ, टर्बियम को गौर से देखो। बड़ा +3 की बात नहीं करनी, +2 या +4 पे क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस एफ में कितने, 7, एफ में कितने, 7। अब एफ में 7 एफ में कितने, 9 है। एफ में 9 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकाल सकता है। समझने की बात है कि 7 होने पर अर्धपूरित होता है, तो 2 तो यहाँ से बाहर निकलेगा और 2 यहाँ से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब जो टर्बियम है, क्या नाम है, टर्बियम है, ये भी +4 दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, +4। टर्बियम क्या दर्शाएगा, +4। तो इसका मतलब
अगला एग्जाम्पल Tb+4। इसके बाद अगर आप लास्ट में आपने लिखा ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम का मैंने यहाँ लिखा, ल्यूटेशियम से पहले आपका क्या आ गया, इटबियम। क्या आ गया, इटबियम। इटबियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर से देखोगे तो 6s में कितने, 2, 5d में 0 और 4f में 14। तो s से 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे। तो इसका मतलब जो इटबियम है Yb, ये भी कितना ऑक्सीजन दर्शाएगा, +2। तो यहाँ पर लिख दो इटबियम का फॉर्मूला Yb+2। फिर से रिपीट कर दूँ, समझा दूँ, इतना पढ़ने का मतलब क्या था कि हमने लेंथेनाइड श्रेणी स्टार्ट की है। इस लेंथेनाइड श्रेणी में हमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इंपॉर्टेंट बात थी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो मैंने तरीका आपको साफ साफ बता दिया था कि जब भी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 6s 5d 4f आएगा। s में तो सदैव 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब d में कन्फ्यूजन होता है कि 1 आता है 0 आता है। तो आप इतनी बातें तो सर की बता भी याद कर लोगे, 57 58 64 71। अगर ये 4 आए तो d में 1 करना है, अन्यथा क्या कर दोगे, 0 करना है। इसके बाद ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कंप्लीट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा बोर्ड भरा हो तो मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि बिना मिटाए हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो लेंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी का या f ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, +3। तो अब अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रश्न आएगा ऐसे कौन सा तत्व है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो Ce का मतलब सीरियम और Ty का मतलब टर्बियम। और +2 की बात कर ले, किसकी, +2 की बात कर ले तो यूरोपियम और इटबियम। ये क्या दर्शाते हैं, आपके +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेंथेनाइड श्रेणी है ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इसमें बस एक टॉपिक अपना बचता है, लेंथेनाइड संकुचन। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसकी बात तो हम आगे करेंगे। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीके से। हाँ बच्चों, इसमें एक बात वैसे जानना कि जो अर्बियम या इसको हम इर्बियम भी बोल देते हैं, इसका प्रतीक ER होता है। मैंने IR लिख दिया तो प्रतीक क्या होता है इसका, ER। और IR जो प्रतीक होता है वो किसका होता है, इरिडियम। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि थोड़ा सा लिखते समय कि जो आपका 68 नंबर है इसको अर्बियम बुक में ऐसे लिखा हुआ आता है, वैसे नॉर्मली हम इसको इर्बियम भी बोलते हैं। तो उसका प्रतीक क्या होता है, ER। तो याद रखना आपको विशेष कि अर्बियम का प्रतीक क्या होता है, ER। ठीक है, तो इतना पढ़ाने का मतलब आपको इस समझ में आ गया होगा कि आज हम ए ब्लॉक पढ़ रहे हैं। इस ए ब्लॉक में मैंने आपको लेंथेनाइड श्रेणी पढ़ाई थी। इस लेंथेनाइड श्रेणी की जब हम बात कर रहे थे, किसकी, लेंथेनाइड श्रेणी की जब हम बात कर रहे थे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो मैंने आपको समझा दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तभी याद होगा जब आपको ये क्रम याद होगा। ये क्रम याद होगा तभी आपको ये याद होगा। और उसके बाद इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो सामान्यतः +3 होती है, लेकिन किस कंडीशन में हम इसको +2 बनाएगा और किस कंडीशन में +4 बनाएगा वो आपको यहाँ यह पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको इसके माध्यम से ये समझा दिया तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इस, और ये तो अब आप इसका आंसर लिख ही दोगे कि टर्बियम है वो +4 क्यों दर्शाता है, ये +2 क्यों दर्शाता है, तो ये आंसर तो आप आसानी से बता दोगे। तो इतनी चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसको बार बार लिखोगे तभी जाके आपको ये बात याद होगी, अन्यथा ये बिल्कुल भी याद नहीं होगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।